शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? जलमार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग या सड़क मार्ग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर जलमार्ग। जलमार्ग जो होता है ये अधिक दूरी होने पर और जो भारी आकार वाले जो सामान होते हैं ना, जिनका आकार कैसा हो, आकार बड़ा हो, उनको ढोने के लिए सबसे सस्ता जो साधन माना गया, कैसा साधन, जो सबसे सस्ता साधन माना गया है वो माना गया है जलमार्ग को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जलमार्ग यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं वायु मार्ग की, जो वायु मार्ग होता है ये तीव्र गति से एक ऐसा साधन है जिससे कि व्यक्ति जो होता है ना वो बहुत ही जल्दी से किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तीव्र गति वाला साधन आपका होता है वायु मार्ग। वहीं अगर मैं बात करूं सबसे सस्ता साधन, सबसे सस्ता जो साधन है वो होता है जलमार्ग। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, पवन अपरदन, मानव निर्मित गतिविधि, शैलों का गिरना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण से समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। जो समुद्र में जो गुफाओं का निर्माण होता है ना, ये समुद्री गुफा क्या है, एक निक्षेपण है। क्या है दोस्तों, ये एक निक्षेपण है। किसका निक्षेपण है, ये है समुद्र का निक्षेपण। समुद्र में भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों तथा निक्षेपण आकृति का निर्माण होता है। जैसे आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, स्टेक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्टेक किसके द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति है। तो समुद्र में जो स्थलाकृति बनाई जाती है उसका नाम क्या है, स्टेक उस आकृति का नाम है जो कि दीवार जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, दीवार जैसी संरचना को समुद्र में स्टेक के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर किसके बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। पहली गति कौन सी होती है, पहली गति होती है घूर्णन गति, और दूसरी गति कौन सी होती है, दूसरी होती है परिक्रमण गति। कौन सी गति, दूसरी होती है परिक्रमण गति। जो उसके अक्ष, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। वहीं परिक्रमण जो कि परिक्रमण के द्वारा घूमती है उसको परिक्रमण बोलते हैं, है ना, जो चक्कर लगाती है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट कहा गया है यहाँ पर। और सेकेंड कथन यहाँ पर कहा गया है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर ये कथन आपका गलत दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। केवल और केवल ए सही होगा। कैसे सही होगा, पृथ्वी का जो अक्ष है ना वो एक काल्पनिक रेखा तो है, परंतु अपने कक्षीय सतह से 33.5 का कोण नहीं बनाती है, बल्कि 66.5 का कोण बनाती है। कितना, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए आपका ये बी वाला कथन यहाँ पर गलत होगा। पहला वाला आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आपको एनसीईआरटी में यहाँ पर बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष की पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है ना उसको परिक्रमण बोलते हैं। यहाँ पर 2 गतियों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। कितना बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त
जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, तो दिन और रात को जो विभाजित करता है ग्लोब पर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। इसको समझ लो, जैसे अपनी ये ग्लोब है, आधे ग्लोब में यहाँ पर आपकी रात है ना, दूसरे में यहाँ पर क्या है, दिन है। जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी यहाँ पर आपका दिन होगा, वहीं दूसरी साइड में रात होगी, तो इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त के नाम से इसी को यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया, घूर्णन गति के बारे में बताया, परिक्रमण गति के बारे में बताया, काल्पनिक रेखा अक्ष होती है जिसका कोण भी मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने प्रदीप्ति वृत्त के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। यहाँ पर 3 से 4 चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको गलत कथन की पहचान करनी है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आप सभी लोगों से कहूंगा, क्या कहूंगा, आप सभी का आज इस वीडियो में एक टारगेट रहेगा, सभी को इस वीडियो में कमेंट करना अति आवश्यक है। सभी लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, एक एक कमेंट सभी को करना यहाँ पर आवश्यक है। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे सभी लोग यहाँ पर एक एक कमेंट करके ही जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। ऊर्जा संसाधनों पर असत्य यानी कि गलत कथन की आपको पहचान करनी है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड विकल्प, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, जो कि कैसा कथन है, जो कि यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। आपको यहाँ पर गलत ही बताना है, असत्य ही बताना है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऊर्जा संसाधन के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 चीजों के बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा। ऊर्जा संसाधन के जो 2 प्रकार मुख्य तौर पर बताए गए हैं, यह संसाधन के कह लूं समाप्यता के आधार पर। एक तो होता है नवीकरण, क्या होता है, एक होता है नवीकरण, वहीं दूसरा होता है अनवीकरण। कैसा होता है, दूसरा होता है अनवीकरण। नवीकरण ऐसे स्रोत होते हैं जिनको पुनः उत्पन्न कर सकते हैं या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है उनको नवीकरण बोलते हैं। अनवीकरण जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इनको अनवीकरण कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा नवीकरण के उदाहरण जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नवीकरण के लिए आप लोग याद रखना, क्या याद रखना, जल ऊर्जा हो जाएगी, जल ऊर्जा हो जाएगी, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा और आपकी ज्वारीय ऊर्जा। ये कैसे स्रोत हैं, ये आपके नए स्रोत हैं, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। इनको पुनः भी उत्पन्न किया जा सकता है, पुनः भी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इनको नवीकरण स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीकरण स्रोत, इन्हीं को कहते हैं। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है ना, इन्हीं को बोलते हैं नवीकरण स्रोत। वहीं मैं आपको बताना चाहूँ अनवीकरण। अनवीकरण क्या होते हैं, जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे ईंधन हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, खनिज हो गए। ये एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में हजारों करोड़ों वर्षों का टाइम लगता है ना। इसलिए करेक्ट आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताया, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त। समाप्त का मतलब होता है समाप्त। क्या दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होने वाली है? नहीं, ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ये समाप्त नहीं होने वाली है, इसलिए यहाँ पर गलत दिया गया है। अगर यहाँ पर असमाप्त लिखा होता है ना, तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, तब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये भी आपका करेक्ट मान लिया जाता। यहाँ पर समाप्त यानी कि समाप्त कहा गया है, परंतु समाप्त नहीं होती है, इसलिए गलत है। करेक्ट आंसर यही आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। अनवीकरण संसाधनों का, नवीकरण, मानव निर्मित या पर्यावरण संसाधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगर हम लोगों को अपना पर्यावरण को बचाना है ना, तो उसके लिए हमें किस संसाधन का अधिक उपयोग यहाँ पर करना चाहिए।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नवीकरण। नवीकरण संसाधन का हमें उपयोग करना चाहिए, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, है ना। इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। अगर हम लोग अनवीकरण संसाधन जैसे पेट्रोल, खनिज तेल, कोयला, इन संसाधनों का प्रयोग करेंगे, एक बार करेंगे, दोबारा इनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि इनको बनने में हजारों वर्षों का टाइम लगता है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकेंड विकल्प हो जाएगा। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन और कारण से संबंधित है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। यानी कि दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश ये पूर्व में पड़ता है। कहाँ पर? ये पूर्व में पड़ता है। वहीं गुजरात, गुजरात पड़ता है पश्चिम में। कहाँ पर? पश्चिम में पड़ता है। सबसे पहले सूर्य जो उदय होता है ना, सूर्य जो उदय होता है सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है और 2 घंटे बाद अस्त कहाँ पर होता है? गुजरात में अस्त होता है ना। यही आपसे पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, परंतु कारण यहाँ पर ये गलत दिया गया है ना, क्योंकि ये पूरब और पश्चिम का कारण होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर उच्च अक्षांश की बात कही गई है, इसलिए आपका ये वाला गलत होगा। परंतु यहाँ पर पूरब और पश्चिम के कारण टाइम में अंतर यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए सत्य है और आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का आंसर थर्ड विकल्प हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे ये रहा भारत, ये है भारत, है ना। तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो सूर्य है ना, ये सूर्य की सबसे पहले किरणें अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। उसके 2 घंटे पश्चात यहाँ पर गुजरात में पड़ती हैं। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उदय होता है? सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य निकलता है ना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 7 नंबर का। यदि ग्रीनिच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समय से संबंधित क्वेश्चन अक्सर 1 या 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है, तरीका भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना। दोपहर का टाइम कितना दिया गया है? 12 बजे का यहाँ पर दिया गया है। 45 डिग्री पूर्व देशांतर का टाइम आपसे पूछा है। एक बात आप हमेशा याद रखना, पूरब का टाइम कैसा होता है? पूरब का टाइम हमेशा ही आगे होता है। पूरब का टाइम कैसा होता है? आगे होता है। और पश्चिम का टाइम कैसा होता है? पश्चिम का टाइम कैसा होता है? पीछे होता है। तो इतना आप लोग सभी समझ चुके होंगे। पूरब का टाइम हमेशा कैसा होता है? आगे, है ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलेगा तो उसका टाइम आगे होगा, पश्चिम का टाइम पीछे होगा, है ना। ये ग्रीनिच की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। पूरब का टाइम आगे होता है, पश्चिम का टाइम पीछे होता है। इतना आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब आगे मैं आपको बताता हूँ ग्रीनिच और भारत के टाइम में अंतर कितना है। 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है ग्रीनिच के टाइम से, है ना। अब आगे आपको बताऊंगा दोपहर के 12 बजे जब लंदन या ग्रीनविच में बजते हैं तब भारत में कितना बजता है? तब भारत में 5:30 बजता है ना। कितना? 5.5 घंटा आगे टाइम है, इसलिए यहाँ पर 5:30 बजता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है 45.5 डिग्री पूरब देशांतर। आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा? 1 डिग्री कह लो, है ना। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं ना। तो 45 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो 45 का गुणा आप कर दो 4 में तो आपके मिनट आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 180 मिनट। कितना? 180 मिनट। अब आपसे कहूंगा 180 मिनट जो आया है, 180 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1 घंटे में तो 60
मिनट होते हैं ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 180 मिनट में कितने घंटे होंगे? आप कहोगे कि सर 3 घंटे होंगे। कितने घंटे? 3 घंटे होंगे, है ना? 3 घंटे होंगे, 3 घंटे पूरब में होंगे, 3 घंटे पूरब में होंगे। पूरब का टाइम कैसा होता है? हमेशा आगे होता है, प्लस होता है। तो 12 बजा हुआ है, 12 में 3 आप ऐड करोगे तो कितना बजा होगा? तो 3 बजा होगा अपराह्न, यानी कि दोपहर, यानी कि शाम के 3 बजा होगा। क्वेश्चन को आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए दोबारा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, दोबारा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, बड़े ही ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। 45 डिग्री पूरब देशांतर का टाइम पूछा है, तो हमने आपको यहाँ पर बताया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 45 डिग्री का जब आप निकालोगे तो 180 मिनट आ जाएगा। 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं? आप लोग कहोगे कि सर 3 घंटे होते हैं। पूरब का टाइम पूछा गया, पूरब का टाइम हमेशा आगे होता है, तो आगे होता है। 12 बजे था तो 12 में 3 घंटे जोड़ेंगे तो 3 बजे दोपहर का टाइम आएगा। अगर आपसे कहीं यहाँ पर पूरब की जगह पश्चिम दे देता, पश्चिम दे देता, तब आप क्या करते? पश्चिम दे देता तब आप क्या करते? तब आपको करना पड़ता 3 घंटा माइनस, 12 में से 3 घंटे आपको माइनस करना पड़ता, तब आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट आ जाता है ना। 3 घंटे आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ता। आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझो। सबसे पहले अधिकांश स्थान कैसे दुर्गम है ना, आपदाओं के समय के स्थान है। लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़ा या दवाओं को अगर देना है तो सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होगा? तो सबसे उपयुक्त होगा वायु मार्ग। कैसा? अगर पर्वत पठार की मैं बात करूं, है ना, दुर्गम क्षेत्र की बात करूं, आपदाओं वाले स्थान की बात करूं, तो ऐसे स्थान पर आपका जो वायु मार्ग है ना, वो सबसे बेहद उपयोगी साधन माना जाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, लद्दाख के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट कही गई है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। अत्यधिक कैसी है? अत्यधिक ठंडी है, करेक्ट होगा। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। वर्षा उच्च नहीं पाई जाती, ये बात गलत कही गई है, निम्न पाई जाती है। निम्न पाई जाती है वर्षा। यहाँ पर कैसी पाई जाती है? निम्न पाई जाती है वर्षा। क्यों निम्न पाई जाती है? क्योंकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर वर्षा बिल्कुल कम पाई जाती है, निम्न पाई जाती है। यह तेज बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। ये बात भी करेक्ट है। यहाँ पर पहली, दूसरी और चौथी करेक्ट होगी, परंतु तीसरी यानी कि सी वाली गलत होगी। सी जिन जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ से आपका कटेगा, यानी कि गलत माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ABD यानी कि 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर में हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। कई स्टूडेंट बताएंगे कि दक्कन के पठार को यहाँ पर भूरे रंग से दर्शाएंगे, बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा। किस रंग से दर्शाएंगे? पीले रंग से। आपकी जो NCERT पुस्तक है ना, उसमें पठार, जो पठार का रंग बताया गया है, पठार को पीले रंग से दर्शाते हैं। किस रंग से? पीला रंग से दर्शाते हैं। और जो पर्वत होते हैं, क्या होते हैं? पर्वतों को भूरे रंग से दर्शाते हैं, पर्वतों को भूरा रंग से दर्शाते हैं। हरे रंग से किसको दर्शाते हैं? जैसे जल हो गया, क्या हो गया? जल हो गया, या घास के मैदान हो गए ना, उनको हरे रंग से यहाँ पर दर्शाया जाता है। इतना बात आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पठार को पीले से, पर्वत को भूरे से, जल या घास वाले मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है। सिंपल सी बात है, बस आपको इतना ही समझना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा
पीला रंग से दर्शाया जाता है। चाहे किस भी पठार की मैं बात करूं, चाहे दक्कन के पठार की, चाहे मालवा के पठार की, चाहे तिब्बत के पठार की। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर का। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। आकार में कैसा है, आकार में सबसे छोटा है। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैसा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पर अफ्रीका। अफ्रीका में क्या पाया जाता है, सहारा रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल पाया जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पर इसको भी याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसकी तटरेखा सरल व रेखीय निर्वाध है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। उपरोक्त कथन में से सत्य कथन आपको बताना है, ए सी, ए बी, बी सी या सभी। चलिए इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर करवाते हैं। अटलांटिक जो महासागर है ना, ये किस आकार का है, तो ये एस आकार का है। किस आकार का है, एस आकार के अक्षर का है। ये यहाँ पर कथन कैसा दिया गया है, ये पहला कथन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। इसकी तटरेखा सरल, रेखीय व निर्वाध है, ये गलत है। इसकी तटरेखा कैसी है, दंतुरित है। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसकी तटरेखा कैसी है, दंतुरित। इसकी तटरेखा है दंतुरित, दांतेदार है, टेढ़ी मेढ़ी है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। बिल्कुल ये बहुत व्यस्त महासागर की श्रेणी में आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए और सी, पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी यहाँ पर गलत होगा क्योंकि इसकी तटरेखा दंतुरित, दांतेदार बताई गई है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है ना, एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर व दक्षिणी अमेरिका है, पूर्वी किनारों पर यूरोप व अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा कैसी है, तो इसकी तटरेखा दंतुरित है। दंतुरित होने के कारण यहाँ पर अनेक पोताश्रय एवं पत्तन आदर्श माने जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से कैसा है, सबसे व्यस्त महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन आपका 13 नंबर का। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिएगा। परपटी मेंटल बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड, मेंटल परपटी बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड, आंतरिक बाहरी परपटी मेंटल, आंतरिक बाहरी मेंटल परपटी। चलिए आपको यहाँ पर समझाते हैं। मैंने आपको NCERT की क्लासों में बताया था, जब मैंने आपको थ्योरी की क्लास करवाई थी, है ना। पृथ्वी की जो परतें बताई गई हैं वो मुख्य तौर पर 3 बताई गई हैं। जो ऊपर होती है ना, ऊपर वाली होती है परपटी। कौन सी होती है, परपटी। उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद होती है मेंटल। और सबसे नीचे कौन सी होती है, सबसे नीचे होती है क्रोड। क्रोड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आंतरिक क्रोड और एक बाहरी क्रोड। आंतरिक क्रोड और एक बाहरी क्रोड 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो क्रोड में सबसे पहली कौन सी आएगी, जो अंदर होगी ना। यहाँ से कैसा पूछा गया, आंतरिक, अंदर से बाहर की ओर पूछा गया। सबसे अंदर आपकी होगी आंतरिक क्रोड, उसके बाद होगी बाहरी क्रोड, फिर आपकी आएगी मेंटल, फिर सबसे लास्ट में आएगी परपटी। तो सबसे लास्ट में परपटी किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले आती है परपटी, उसके नीचे मेंटल, फिर उसके नीचे बाहरी क्रोड, सबसे नीचे आंतरिक क्रोड का नंबर यहाँ पर आता है। आपसे पूछा है अंदर से बाहर की ओर, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। आंतरिक परत का नाम क्या है, क्रोड। क्रोड मैंने आपको बताया है ना। क्रोड, क्रोड के ऊपर कौन सी होती है, क्रोड के ऊपर होती है मेंटल, और इसके ऊपर कौन सी होती है, परपटी होती है। सबसे ऊपर परपटी होती है, उसके बाद मेंटल, फिर आपकी आती है क्रोड। क्रोड को निफे के नाम से जानते हैं। किस नाम से, निफे के नाम से जानते हैं। निकल एंड फेरस इसमें पाया जाता है।
वहीं मेंटल को सीमा के नाम से जानते हैं। सिलिका एंड मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। परपटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, सियाल। सिलिका एंड एल्यूमिना इसमें पाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं। आंतरिक आपसे पूछा है, आंतरिक यानी कि क्रोड में क्या पाया जाता है, क्रोड में निफे पाया जाता है। NeFe, Ne का मतलब होगा निकेल, Fe का मतलब होगा फेरस, फेरस का मतलब लोहा, आयरन, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, निकेल एवं लोहा। अंदर वाली परत में क्या पाया जाता है, निकेल एवं लोहा पाया जाता है। अगर मैं बात करूं सिलिका एवं एल्यूमिना किस में पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं सियाल वाली परत, है ना, सियाल बोलते हैं। यानी कि ये परपटी में पाया जाता है, किसमें, परपटी में पाया जाता है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा निकेल एवं लोहा। निकेल एवं लोहा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताइएगा। पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म और नम जलवायु रहती है अमेजन बेसिन में। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। आपको एक या दो चीज़ें इनमें से आनी चाहिए। जैसे 4 कथन दिए गए, आपको एक या दो यहाँ पर आने चाहिए। या तो आप गलत की पहचान कर लो या तो सही की पहचान कर लो, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो अमेजन बेसिन है ना, वर्षावन, पूरे वर्ष यहाँ की जो जलवायु है गर्म और नम बनी रहती है। ये बात 100% राइट है। यहाँ लोग कर्तन व दहन खेती करते हैं, यानी कि झूम खेती करते हैं, झूम खेती करते हैं, कर्तन दहन खेती करते हैं। तो ए भी तो यहाँ पर करेक्ट हो ही जाएंगे। ए भी आपका इसमें दिया गया है, ये भी करेक्ट हो सकता है। इसमें ए भी नहीं दिया गया तो ये गलत होगा। इसमें भी ए भी नहीं दिया, ये भी गलत होगा। अब यहाँ पर पहला और चौथा में कोई सही हो सकता है। आगे लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, नहीं, धान तो बिल्कुल नहीं उगाते हैं। यहाँ के लोग क्या उगाते हैं, शकरकंद उगाते हैं या टेपियोक, क्या उगाते हैं, टेपियोक। टेपियोक नाम की एक फसल होती है, एक प्रकार से टेपियोक, इसको उगाते हैं। तो धान बिल्कुल नहीं उगाते हैं। सी जिन जिन में होगा वो तो यहाँ पर कट ही जाएगा। सी वाला तो कटेगा ही, कटेगा ही। बचेगा आपका यहाँ पर 4 विकल्प। तो 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 4 विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गर्म व नम जलवायु है, कर्तन दहन खेत यानी कि जूमिंग खेती करते हैं, और कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ की जलवायु के बारे में बताया गया। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म व नम जलवायु रहती है। कैसी रहती है, गर्म व नम जलवायु यहाँ पर रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है और नम है। आगे यहाँ पर क्या है, महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं, और यहाँ के लोग मछली का भी शिकार करते हैं, जो कि अनिश्चित काल के लिए उनको मिलती है। साग सब्जियों को भी उगाया जाता है। कर्तन दहन, कर्तन दहन खेती पद्धति का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इनका मुख्य आहार मेनियोक है। क्या है, मेनियोक इनका मुख्य आहार है, जिसे कसावा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे कसावा भी बोलते हैं। आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश को भी खाते हैं। यहाँ के लोग कितने गंदे हैं कि वो चींटियों की रानी एवं अंडकोश को भी यहाँ पर खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। तो ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अमेजन बेसिन की। किसकी, अमेजन बेसिन की बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले घरों में रहते हैं, जिनकी छत कैसी होती है, ढलान वाली होती है, यानी कि ढालू छत को यहाँ पर मलोका के नाम से जाना जाता है।
आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है विभिन्न स्थानों तक पहुँचने के लिए। और आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 16 नंबर का, वर्षा और कुहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं, आंधी, तूफान, ओला, बारिश, कोहरा, ये सारी की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल को मौसमी परत के नाम से भी जानते हैं। किस परत के नाम से? मौसमी परत के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं, समताप मंडल को। इसमें आपकी क्या पाई जाती है? इसमें आपके हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है। बहिर्मंडल में क्या होता है? बहिर्मंडल को आयन मंडल बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर रेडियो वाली तरंगें संचरण करने में सहायता करती हैं, रेडियो की तरंगें, ये यहाँ पर हो जाएगा। वायुमंडल में तमाम गैसें पाई जाती हैं तरल मात्रा में। और एक होता है मध्यमंडल। मध्यमंडल मेसोस्फीयर जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उल्कापिंड आने पर जल जाता है। उल्कापिंड आने पर क्या होता है, जल जाता है। ये जितना मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं एग्जाम में हर बार पूछे गए क्वेश्चन होंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्षोभ मंडल हो जाएगा। यहाँ पर NCERT के अनुसार क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपने किस परत के बारे में जाना? क्षोभ मंडल के बारे में जाना, जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम लोग इसी मंडल में रहते हैं, सांस भी लेते हैं, मौसम की सारी घटनाएं होती हैं जिनका हम लोग आनंद उठाते हैं, वर्षा का, कोहरा का, ओला का, है ना। और आगे यहाँ पर है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक की मानी जाती है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसें, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करती है, उनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। जहाज भी यहीं पर उड़ते हैं। औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। आगे है यहाँ पर मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। किसमें? मेसोस्फीयर यानी कि दोस्तों मध्यमंडल में। आगे है यहाँ पर वायुमंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर आगे लिखा है रेडियो संचार। रेडियो संचार के लिए यह परत उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया भाई था। बहिर्मंडल, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष से तैरती रहती हैं। तो तैरती वाली गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं, पतली गैसें। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लवणता का मतलब खारा जल सबसे अधिक है, नमक सबसे अधिक है। कहाँ पर सबसे अधिक है? किस सागर में सबसे अधिक है? लाल सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में या कैस्पियन सागर में? तो करेक्ट आंसर होगा मृत सागर। मृत का मतलब होता है कोई मर गया हो, यानी कि मरा हुआ जो सागर है ना, जिसको मृत सागर बोलते हैं। तो उसमें क्या है, उसका पानी बहुत ही ज्यादा खारा है, यानी कि लवणता वाला पानी है। कैसा पानी है? लवणता वाला पानी यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे NCERT में इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक मैंने आपको ये वाला बताया है, कौन सा? ये वाला मैंने आपको बताया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तैराक होते हैं ना, तैरने वाले लोग होते हैं, तैराक मृत सागर में कैसे तैरते हैं? तैराक मृत सागर में कैसे तैरते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग देख लेना चाहें तो। किस लिए तैरते हैं? क्योंकि दोस्तों उसमें लवणता
क्या अधिकता होती है? क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है, जिस कारण व्यक्ति तैरता रहता है। ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर का है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कैसे पूछे जाएंगे। जितने भी पूछे जाएंगे वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार से बताकर चलूंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, इस वीडियो में आप सभी लोगों को कमेंट करना अति आवश्यक है। जितना हो सके आप लोग कमेंट करिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के एक प्यारा सा कोई भी मनपसंद कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों हिमनद के निक्षेपण आपसे पूछा है। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहते हैं। बस करेक्ट आंसर यहाँ पर हिमोड हो जाएगा। लोयस, लोयस किसका निक्षेपण है? लोयस है पवन का निक्षेपण। किसका निक्षेपण है? पवन का निक्षेपण है लोयस। पवन का निक्षेपण है लोयस। तटबंध किसकी आकृति है? ये जो तटबंध होती है ना, ये नदी की आकृति होती है, नदी की आकृति होती है। समुद्री गुफा किसकी ये निक्षेपण आकृति है? तो ये समुद्र की है। किसकी है? समुद्र के द्वारा, समुद्र के जो अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, उससे क्या होता है? समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। इतना मैंने आपको बताया भी था। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हिमोड। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पर बात करने से पहले लोयस मैंने आपको बता ही दिया, जो कि पवन का निक्षेपण है। किसका निक्षेपण? पवन का है। जो कि इसके बड़े बड़े निक्षेपण चीन में पाए जाते हैं। सर्वाधिक चाइना में इसके बड़े बड़े निक्षेपण पाए जाते हैं। आगे कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है? सही वाला उत्तर बताना है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कथन बी, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। तो कृषि कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। करेक्ट होगा। इसके अंतर्गत फसल, फूल, सब्जी, पशुओं को पालना भी शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर दोनों आपके हो जाएंगे। ए और बी सही है। ए और बी यहाँ पर कैसे होंगे? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? थर्ड विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर बता तो दूं प्राथमिक क्रिया क्या होती है। कहीं आपसे पूछ ले कि द्वितीय क्रिया बताओ, कहीं आपसे पूछ ले तृतीय क्रिया बताओ, तब आप क्या करोगे? वो भी तो आपको बताना चाहिए मेरे को। तो चलिए इसको भी आपको समझा देता हूँ। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? जो पर्यावरण होता है, क्या होता है? पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब जो हम लोग देखते हैं चारों तरफ, वही पर्यावरण है। पर्यावरण में सीधे तौर पर कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, वो आपकी आती है प्राथमिक क्रिया में। प्राथमिक क्रिया के कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। कृषि हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, पशुओं को पालना भी हो जाएगा, है ना, पशु पालन भी हो जाएगा, कृषि भी हो जाएगा, और यहाँ पर खनन गतिविधियाँ भी हो जाएंगी, है ना। ये कुछ प्रमुख मानी जाती हैं प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, जो कि पर्यावरण से सीधे प्राप्त की जाती हैं। कृषि करना, पशु पालना, खनन करना, खुदाई करना और संग्रहण करना, यानी कि किसी चीज को इकट्ठा करना, संग्रहण करना, या मछली पालना, है ना, मछली मारना या शिकार करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, संग्रहण करना, ये क्या है? ये प्राथमिक क्रिया। शिकार डायरेक्ट किया जाता है, मछली को डायरेक्ट पकड़ा जाता है। संग्रहण यानी कि किसी चीज को इकट्ठा, एकत्रित, जंगल की जड़ी बूटी या फल पौधों को इकट्ठा किया जाता है, वो भी डायरेक्ट किया जाता है पर्यावरण के साथ। अब आपको बताऊंगा द्वितीयक। द्वितीयक भी आप लोग यहाँ पर समझते हुए चलोगे। द्वितीयक क्या होता है? जो चीजें पर्यावरण से प्राप्त होती हैं उनको बदलते हैं, उनका क्या करते हैं? रूप चेंज करते हैं। जो चीज प्राप्त हो चुकी है, जो प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक क्रिया का रूप चेंज कर दो, यानी कि उसको चेंज कर दो प्रौद्योगिकी की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से उसका रूप बदल दो, तो वो द्वितीय क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था गन्ना। गन्ना क्या है? गन्ना खेत में पैदा होता है, तो गन्ना एक प्राथमिक क्रिया है। जब इससे चीनी बन जाती है, क्या बन जाती है? चीनी, यानी कि चीनी जो शक्कर जिसको बोलते हैं, जो बन जाती है, ये द्वितीय क्रिया में आ जाती है ना, द्वितीय क्रिया में आ जाती है। उसी प्रकार कपास खेत में पैदा होती है, तो ये प्राथमिक क्रिया है कपास। इसको जब हम लोग सूती वस्त्र में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सेकेंड यानी कि द्वितीय क्रिया का उदाहरण यहाँ पर बन जाती है। इतना तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगा तृतीयक। क्या बताऊंगा?
तृतीयक आपको बताऊंगा। ये होता है सेवा। क्या होता है? सेवा। यानी कि पहली क्रिया और दूसरी क्रिया में जो सहायता प्रदान करता, जो सेवा क्षेत्र होता है, वो होता है तृतीयक। जैसे यातायात हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? यातायात के साधन हो जाएंगे आपके, बैंकिंग हो जाएगी, बैंकिंग हो जाएगी, बीमा हो जाएगा। ये आपके आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझा दिया था, है ना। चलिए आगे अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थल संधि। एक तो स्थल संधि पूछा गया, एक तो जल संधि पूछा गया है। तो समझ लो इन दोनों को। जल संधि जो जल वाले भागों को जोड़ती है, जल वाले भागों को जोड़ती है, उसको जल संधि। जो स्थल को स्थल से जोड़ती है, उसको स्थल संधि बोलते हैं। आपसे पूछा क्या है? स्थल, स्थल का सकरा भाग पूछा है तो स्थल संधि यहाँ पर हो जाएगा। अगर जल का सकरा भाग पूछता तो जल संधि यहाँ पर हो जाता। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, है ना, दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, इसको स्थल संधि जोड़ती है, स्थल संधि इसको जोड़ती है। स्थल संधि की यहाँ पर परिभाषा भी दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? यहाँ पर स्थल संधि की परिभाषा भी दी गई है। आप लोग देख पा रहे होगे, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जो स्थल के एक दूसरे भाग को जोड़ता है, जैसे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को स्थल संधि जोड़ती है। और आगे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जल संधि के बारे में। पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र हो गया या महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, किसका उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत ये अपना हो गया और ये श्रीलंका हो गई। भारत और श्रीलंका को जल संधि जोड़ती है, जिसको पाक जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि बोलते हैं। ये आपकी जल संधि होती है। और स्थल संधि मैंने आपको दोनों ही बता दी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। चलिए आपको बताते हैं गैर परंपरागत संसाधन। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था। एक तो मैंने आपको बताया था नवीकरण। क्या बताया था? नवीकरण बताया था। एक मैंने आपको बताया था अनवीकरण, है ना, अनवीकरण। तो जो नवीकरण होते हैं ना, नवीकरण को परंपरागत के किस नाम से जानते हैं? गैर परंपरागत के नाम से जानते हैं। नवीकरण को ही गैर परंपरागत बोलते हैं, अनवीकरण को परंपरागत बोलते हैं। परंपरागत किसको बोलते हैं? अनवीकरण को बोलते हैं। और नवीकरण जो नए स्रोत हैं उनको ही गैर परंपरागत बोलते हैं। आइएगा विकल्पों पर। ईंधन कैसा है दोस्तों? ईंधन मैंने आपको बताया था, एक बार यूज कर लो, जला लो, बस राख बचेगी, उसको आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसको बनने में हजारों वर्षों का टाइम लगता है। जैसे पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। ये कैसा है? ये आपका है परंपरागत। परंपरागत यानी कि दोस्तों ये कैसे हैं? ये आपके अनवीकरण है। अनवीकरण को ही परंपरागत बोलते हैं। प्राकृतिक गैस भी परंपरागत हो जाएगी, कोयला भी कैसा हो जाएगा? परंपरागत हो जाएगा। सौर ऊर्जा कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होगी। सूर्य कभी क्या समाप्त होगा? नहीं समाप्त होगा। तो सौर ऊर्जा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगी, जो कि गैर परंपरागत आपसे यहाँ पर पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगी। और गैर परंपरागत के उदाहरण की मैं बात करूं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखीय की ओर चलती है, अंतर्भीम भूमि के नीचे से गर्म होती है, गर्म पानी के झरनों के स्रोतों के द्वारा गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप अपना दिमाग लगाकर ही सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गर्म है। जो गर्म धाराएं होती है ना, गर्म धाराएं, ये भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, यहाँ पर जो सूर्य होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है, वो सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर ज्यादा पड़ती है।
कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा, इस रेखा पे ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ का क्षेत्र गर्म रहता है। कैसा रहता है? हमेशा ही धूप रहती है, गर्म क्षेत्र रहता है। तो यहाँ पर जितनी भी नदियां या समुद्र होंगे वो कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर गर्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? गर्म होंगे। इसलिए भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होने के कारण गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कैसी है? गर्म जलधारा है। जो ठंडी कहाँ पर होंगी? ठंडी आपकी ध्रुव वाले इन इन क्षेत्रों में होंगी, ध्रुवों वाले, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पर बर्फें जमी रहती हैं। आपको मैंने समझा ही दिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 विकल्प हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायान में सहायता करता है? जहाजों के नौकायान में सहायता करता है। ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं। समुद्र धाराओं का क्षेत्र, उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार क्षेत्र। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा उच्च ज्वार क्षेत्र। जब दोस्तों उच्च ज्वार आते हैं तो जो जहाज होते हैं, जहाजों में धक्का लगता है तो जहाज अपने स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं, उनको सहायता यहाँ पर मिल जाती है। जहाजों के नौकायान में सहायता करते हैं उच्च ज्वार। जो ज्वारीय जो तरंगे वो तीव्र हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर कोई जहाज ये जा रहा है, यहाँ पर धाराएं तीव्र हुई तो जहाज को धकेलती हैं, यानी कि जहाज जल्दी से अपने स्थान पर पहुंच जाता है उच्च ज्वारीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा? विसर्प। जब नदियां कहाँ पर प्रवेश करती हैं? मैदान में प्रवेश करती हैं तो ये बड़े बड़े मोड़ बनाकर बहती हैं। जैसे ही प्रवेश किया तो ऐसी ऐसी आकृति में नदियां बहने लगती हैं, जिनको विसर्प आकृति के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? ये नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है ना। तटबंध भी स्थलाकृति होती है। बाढ़ का मैदान कैसा होता है? एक निक्षेपित होती है। कैसी होती है? ये एक निक्षेपित या निक्षेपण आकृति बोलते हैं बाढ़ के मैदान को। चाप झील एक स्थलाकृति होती है, तटबंध भी एक स्थलाकृति होती है, विसर्प भी एक स्थलाकृति होती है। नदी के द्वारा ये बनाई गई सारी की सारी स्थलाकृतियां होती हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा, जब नदी पर्वत से गिरती है, कहाँ से गिरती है? पहाड़ या पर्वत से गिरती है, तब वो किसका निर्माण करती है? तब वो वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात का निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मैदान में किसका निर्माण करती है? विसर्प का निर्माण करती है, जिसको मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ, है ना। विसर्प का निर्माण करती है। फिर वो जैसे जैसे मैदान में प्रवेश करती जाती है, चाप झीलों का भी निर्माण करती है, तटबंध का भी, है ना, वगैरह वगैरह आकृतियों का भी निर्माण करती हुई चलती है। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे 25 नंबर के क्वेश्चन की। नए चरागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं। मौसमी आवागमन को बोलते हैं प्रवास। क्या बोलते हैं? प्रवास नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास। जो ऋतुओं के अनुसार यानी कि जो मौसम के अनुसार प्रवास होता है उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। ये ऋतु प्रवास जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है ज्योग्राफी में। नए चरागाहों, जो पशु होते हैं ना, पशु जानवर, जानवरों को लोग पानी की तलाश में, पानी मिलना चाहिए और जहाँ पर इनको चारा मिल जाए, जहाँ पर जानवरों के लिए चारा या घास मिल जाए, वहाँ पर ये लोग अपने पशुओं को ले जाते हैं। पानी भी मिल जाए, चारा की उपलब्धता हो, तो वहाँ पर ये ऋतु प्रवास करते हैं। ये लोग कैसे ऋतु प्रवास करते हैं? जब सर्दी पड़ती है, क्या पड़ती है? सर्दी जब पड़ती है तब ये लोग मैदान में आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? मैदान में प्रवास करते हैं। वहीं जब गर्मी पड़ती है, क्या पड़ती है? गर्मी पड़ने लगती है, तब ये लोग पर्वतों की ओर प्रवास कर जाते हैं, है ना, पर्वतों की ओर प्रवास कर जाते हैं, जो कि ऋतु प्रवास ही कहलाता है। ये आपको आगे की कक्षाओं में मिलेगा। क्लास 12th की ज्योग्राफी में ऐसा बताया गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ऋतु प्रवास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं जो होती हैं ये पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण को संरक्षण में, जो पवनें बहती हैं, पवन की जो गति होती है वो मृदा को उड़ा देती है। पवन की गति को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। चलिए आगे बात करेंगे 27 नंबर के क्वेश्चन की।
निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब के बारे में, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल खींचे गए हैं, करेक्ट हो जाएगा। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, बिल्कुल झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। कैसा प्रतिरूप है? वास्तविक प्रतिरूप है। ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है। यह अंडाकार आकृति में है, ये यहाँ पर गलत है, अंडाकार नहीं है। जो पृथ्वी है ना, ग्लोब, ग्लोब कैसी है? ध्रुवों पर कैसी है? ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है। और बीच में कैसी है? बीच में दोस्तों उभरी हुई है, बीच में पृथ्वी या ग्लोब उभरी हुई है। इसलिए इसको भू आब के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भू आब के नाम से पृथ्वी को जानते हैं, बीच में उभरी हुई और चपटी हुई होने के कारण। बीच में उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसको भू आब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डी गलत है, बाकी तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर डी इनमें भी है, इनमें भी है, बचेगा आपका 4 विकल्प। 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें स्थित हैं। रेशम के कीटों का व्यावसायिक पालन क्या कहलाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। बीटी कल्चर किसको बोलते हैं? अंगूर की खेती को बोलते हैं बीटी कल्चर। अंगूर की खेती को बोलते हैं बीटी कल्चर। वहीं हार्टिकल्चर किसको बोलते हैं? बागाती कृषि को। बागाती, बागानी जो खेती होती है जिसमें फूल फल सब्जियों का उगाया जाता है, उसको हार्टिकल्चर बोलते हैं। पीसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन। मछलियों का पालन किसी भी कृत्रिम या मानव के द्वारा निर्मित टैंक या तालाब में किया जाता है, उसको पीसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया है, सेरीकल्चर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 30, कहता है पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः खाली जगह में पाए जाते हैं। तो छत्रक सेल बनाती हैं पवन की क्रियाएं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं रेगिस्तान में। यहाँ पर एक चीज आपको बताऊंगा, रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या होता है? रेत होता है। क्या होता है? रेत होता है। रेत उड़ती है। रेत कब उड़ती है? जब पवन सक्रिय होती है, जब पवनें तेज गति से बहती हैं तब ये रेतों को उड़ाती हैं। तो पवन ज्यादा सक्रिय कहाँ होगी? रेगिस्तान वाले इलाकों में होती है। तो रेगिस्तान में दोस्तों छत्रक सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? छत्रक सेल का निर्माण पवन करती है। कहाँ पर करती है? वो करती है रेगिस्तान में, पवन है ना, पवन करती है। इसको बालू का डिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया, रेगिस्तान यहाँ पर हो जाएगा। और आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 31 नंबर का, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी कौन सी है? तो सबसे लंबी जो है एंडीज, एंडीज सबसे लंबी है पर्वत श्रृंखला। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर का, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिएगा। मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, अति चराई, बीज की फसल उगाना। यहाँ पर दोस्तों अति चराई, अति चराई से क्या होगा? भूमि की जो है क्या है, भूमि आपकी कैसी होगी? छिन्न भिन्न होगी, यानी कि मृदा अपरदित होगी। यहाँ पर मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रित करने का तरीका पूछा गया है, ना कि उसको अपरदित करने का तरीका। तो ये तो आपका गलत होगा। अति चराई से क्या होगा? मृदा अपरदित होगी और वो छीड़ता हो जाएगी, परंतु रुकेगी नहीं। मल्च बनाने से रुकेगी, वेदिका फार्म से रुकेगी, बीज की फसल उगाने से रुकेगी। ACD यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ACD, ACD कहाँ पर है? ACD है विकल्प नंबर किसमें है आपके? ये दी गई है सेकेंड विकल्प, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए कथनों A तथा R पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनिच या ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच के पीछे रहेगा। मैंने आपको क्या बताया था? पश्चिम का टाइम पीछे रहता। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। पृथ्वी पूरब के पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पूरब से पश्चिम की ओर लगाती है। कैसा लगाती है? पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है,
तथा सूर्य पूरब दिशा में जल्दी उगता है। क्या ये बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है? जो सूर्य होता है ना, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है। पृथ्वी कैसी घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर। कैसी घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पूरब की ओर। तभी तो पूरब का टाइम आगे होता है और पश्चिम का टाइम पीछे होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, ना कि आर होगा। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आर यहाँ पर आपका गलत आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कहता है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, आधार कैसा है? आधार बड़ा है और इसकी चोटी कैसी है? चोटी पतली है। तो ये जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? यहाँ पर दर्शाता है कि जो बच्चे पैदा हुए हैं, क्योंकि आधार चौड़ा है तो बच्चे यहाँ पर अधिक पैदा हुए होंगे, यानी कि यहाँ पर उच्च जन्म दर यहाँ पर अधिक होगी, तभी तो आधार इसका कैसा है? बड़ा हुआ यहाँ पर है। तो उच्च जन्म दर यहाँ पर होगी। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर। पतला कैसे होगा? पतला जब होगा क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, फिर अधिक है। उसके बाद जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो कैसे व्यक्ति हैं? जो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी यहाँ पर मृत्यु अधिक होगी, तभी तो ये पतला होता हुआ जाएगा चोटी की तरह। तो बात ये कैसी है? ये बातें दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या होगी, क्योंकि पिरामिड इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो तुलनात्मक रूप से युवा जनसंख्या अधिक होगी, ये भी करेक्ट है। शिशुओं में मृत्यु दर अधिक दर होगी। जब शिशु ही मर जाएंगे तो आधार कैसे यहाँ पर इसका बड़ा होगा, है ना? तो ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। ए बी सी करेक्ट हो जाएंगे। ए बी सी यानी कि सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं, भारत का ये पिरामिड दिखाया गया है। आधार कैसा है? बड़ा है। धीरे धीरे इस प्रकार से इसकी चोटी कैसी बन गई? पतली चोटी बन गई। चोटी यहाँ पर कैसी बन गई? पतली बन गई। समझो इसको। जिन देशों में मृत्यु दर यानी कि जो बच्चे होते हैं छोटे रूप से, है ना, कम हो, यानी कि मौतें बच्चों की बहुत ही कम हो, तो वहाँ की जनसंख्या युवा रहती है। युवा आयु पिरामिड चौड़ा है। पिरामिड कैसा? चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यानी कि जनसंख्या कैसी रहेगी? युवा रहेगी। यह भारत पिरामिड के दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अपेक्षित अधिक है, यानी कि युवा अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, यानी कि ये जनसंख्या है, धीरे धीरे यहाँ पर तक आपकी युवा जनसंख्या रहती है, परंतु धीरे धीरे यहाँ के जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी मौतें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, बच्चे अधिक यहाँ पर पैदा होते हैं, युवा जनसंख्या होती है, आधार चौड़ा होता है, पतली चोटी होती है। बस आपने समझ लिया। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन है 35 नंबर का, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान करिएगा। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? आपको बताया भी है, समताप मंडल में। रेडियो प्रेशर तरंगे किसका मिलान होगा? यहाँ पर ये मिलान होगा किसके साथ? इसका मिलान यहाँ पर हो जाएगा बाह्य वायुमंडल के साथ। किसके साथ? बाह्य वायुमंडल के साथ यहाँ पर मिलान होगा। मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, पतली वायु बहिर्मंडल में पाई जाती है, अंतिम परत में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मौसम वाली घटना का मिलान किसके साथ होगा? क्षोभ मंडल, यानी कि सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट आपको ढूंढना है। सी का फर्स्ट किस में है? सी का फर्स्ट है 4 विकल्प में। 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? जो दोस्तों सदाबहार वृक्ष होते हैं ना, वो भूमध्य जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ही काहे ये पेड़ ज़्यादा उगते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर काहे पेड़ ये ज़्यादा उगते हैं, समीप ही क्यों उगते हैं? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मध्यम तापमान रहता है या मध्य वर्षा होती है? नहीं, मध्य तापमान तो रहता ही नहीं है। तापमान तो बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि धूप यहाँ पर बिल्कुल ठीक इसके सिर पर में होती है। भारी वर्षा और उच्च तापमान होता है, ये बात करेक्ट यहाँ पर कही गई है। भारी वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कि भूमध्य वाले क्षेत्र में। सेकंड विकल्प करेक्ट होगा।
यहाँ पर अगला प्रश्न, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? करेक्ट आंसर होगा बाह्य वायुमंडल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वायु दिशा को मापने के लिए बात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा, कुछ यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है ना। पहला वाला तो यहाँ पर गलत ही दिया गया है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर के गुजरती है। ये सेकेंड विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? जैसे ये ग्लोब रहा, ग्लोब के बीच में भूमध्य रेखा रही, ऊपर कर्क है, नीचे मकर है। नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा होती है जिसका मान 23.5 होता है, ऊपर कर्क होती है जिसका मान 23.5 होता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। तो मकर कहाँ पर है? दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है। आगे, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। तो काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा इस रेखा का नाम होता है, भूमध्य रेखा, जो कि ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। और यहाँ पर मकर रेखा का मान मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री होता है ना, मकर रेखा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित होती है। कर्क रेखा का मान भी 23.5 होता है, परंतु ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है इसलिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? क्या समझाना है बच्चों को? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कौन सा होता है? कर्क और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। देशांतर की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने इस चित्र को बनाया, कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को, इसमें देशांतर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। देशांतर रेखा किसको कहते हैं? जो पड़ी पड़ी रेखाएं होती हैं इस प्रकार की, इनको बोलते हैं देशांतर। इसमें देशांतर की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अक्षांश ग्लोब की जरूरत पड़ती है, अक्षांश की पड़ती है, आत्मन की भी यहाँ पर पड़ सकती है ना। इस प्रकार ए वाला तो गलत होगा आपका, जिन जिन में ए लगा होगा। बचेगा आपका सेकेंड वाला, बी सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और सही उत्तर का पहचान करिएगा या चुनिएगा। यहाँ पर एक तरफ शैलों यानी कि चट्टानों के नाम, उनके उत्पत्ति या निर्माण की यहाँ पर आपको मिलान करना है। आग्नेय शैल, आग्नेय को प्राथमिक शैल के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण द्रवित मैग्मा से होता है। किससे होता है? द्रवित मैग्मा से होता है। ए का सेकेंड का विकल्प किसमें है? तो सेकेंड ऑप्शन में है। सेकेंड वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवसादी, अवसादी का निर्माण कैसे होता है? अवसादी का दोस्तों निर्माण जो होता है वो होता है हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से होता है। वहीं कायांतरित का होता है उच्च ताप एवं दाब के कारण ये परिवर्तित हो जाती है, जिससे कायांतरित या रूपांतरित शैल या चट्टान का निर्माण होता है। सेकेंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।